हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में खुश आमदेद। मैं हूं सैफ काज़मी और मेरे साथ है मौजूद डॉक्टर हसन बुखारी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज जो हमने हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में टॉपिक चूज किया है वो बरसगीर पाक व हिंद के दोनों बड़े लोगों का नाम है। उसके अंदर एक है शहाबुद्दीन गौरी और एक है पृथ्वीराज चौहान। शहाबुद्दीन गौरी रिप्रेजेंट करते हैं मुसलमानों को और पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हिंदुओं को। इनके दरमियान कुछ जंगें भी हुई। पहले मुझे बताएं इनका क्या बैकग्राउंड था और ये क्या करते थे। पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल सही अपर कास्ट हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। वो चौहान थे, राजपूत थे और उनकी बेसिकली अजमेर के राजा थे, लेकिन उनकी राजधानी में और उनके इलाके में दिल्ली तक का इलाका भी आता था। दिल्ली पर उनके भाई खांडे राव हुक्मरान थे और ये एक डिनेस्टी जो है ये कुछ अरसे से इस इलाके में नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में इस्टेब्लिश थी। और शहाबुद्दीन गौरी का अगर हम तज़किरा करें तो ये बेसिकली देवर रिलेटिवली न्यू। बेसिकली शहाबुद्दीन गौरी और उनके भाई गयासुद्दीन गौरी के जो चचा थे अलाउद्दीन, उन्होंने गौर की सल्तनत को इस्टेब्लिश भी किया था और गजनी के गजनवी हुक्मरानों को ख़त्म भी करके एक इधर गौरी ख़ानदान की दागबिल उनके दौर में मजबूत हुई। और उसके बाद 1173 में 1173 में गयासुद्दीन गौरी ने इक़्तिदार संभाल लिया। शहाबुद्दीन उनके छोटे भाई थे और ओवरऑल यानी ये चीज़ एक नज़र आती है ना कि भाइयों में इक़्तिदार के लिए रकाबत भी होती है, तो ऐसा कुछ इन दोनों भाइयों में नहीं था और बहुत मोहब्बत से ये हमेशा रहे। गयासुद्दीन बड़े थे और बादशाह थे और शहाबुद्दीन को आप उनका प्राइम मिनिस्टर और सिपा सलार समझ सकते हैं। और गयासुद्दीन ख़ुद कभी हिंदुस्तान की तरफ नहीं आए, बल्कि वो दूसरी तरफ वेस्ट की तरफ एम्पायर के वेस्ट में ज़्यादा कैंपेनिंग करते रहे और हिंदुस्तान की तरफ तकरीबन सारी की सारी कैंपेनिंग शहाबुद्दीन गौरी ने ख़ुद की। और 1178 में उन्होंने उच के किले को मुसख्खर किया जो कि बड़ा मजबूत समझा जाता था। हिंदुओं से उसको छीना, उस वक़्त उस पर एक हिंदू राजा का कब्ज़ा था। उसके अलावा 1182 में उन्होंने मज़ीद जो है कुछ फतूहात की और सिंध के इलाके को भी फ़तह करके गौरी सल्तनत में शामिल किया। और 1186 में उन्होंने गजनवी ख़ानदान का ख़ात्मा कर दिया। जो महमूद गजनवी के जानिशीन थे, उसका आखिरी उस ख़ानदान का बादशाह खुसरो मलिक जो उस वक़्त लाहौर पर हुक्मरान था, उसके इक़्तिदार को ख़त्म करके यहाँ तक गौरी ख़ानदान की हुकूमत को पहुँचा दिया। और हिंदुस्तान पर जो हिंदुओं का इलाका था उस पर उन्होंने कई हमले किए। अच्छा, ये चीज़ ज़हन में रखिए कि बेसिकली काबुल तक का इलाका जो है वो पहले इट वाज नॉट विद द मुस्लिम्स बिफोर द गजनवी डायनेस्टी, और इनकी लड़ाई हुई भी ऐसी थी कि पहल हिंदुओं ने की थी और हिंदुओं के राजा जयपाल ने सुबुक्तगीन के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद काउंटर पंच में सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी ने हिंदुओं को काफ़ी पीछे हटाया और पंजाब तक का इलाका फतह करके उसको इस्लामी कलमरू में शामिल कर लिया था। तो अभी जो महमूद गजनवी के दौर में बॉर्डर था ना, वो ऑलमोस्ट वही बॉर्डर था जो अभी है। ठीक है, कश्मीर के इलाके में दरिया नीलम के किनारे और लाहौर से कुछ आगे तक महमूद गजनवी का इक़्तिदार था। ठीक। डॉक्टर साहब सॉरी, मैं पूछना ही चाह रहा था कि शहाबुद्दीन गौरी की दो बड़ी मशहूर बैटल्स हैं। हाँ। बैटल ऑफ तराइन जिसे कहते हैं। हाँ, तराइन की दो लड़ाइयाँ वो, उसके बारे में डॉक्टर साहब कुछ। हाँ, अब बेसिकली गौरी ने जो हमले किए ना हिंदुस्तान में, पहला हमला तो उन्होंने किया था 1180 में और 1180 में साउथ की तरफ थर की तरफ से जाकर गुजरात पर हमला किया था, जो भारतीय गुजरात है। और गुजरात का राजा भी एक राजपूत था, भीमदेव के मुकाबले में लेकिन शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त हुई थी, क्योंकि एक तो सप्लाई लाइनें बहुत तवील हो गई थी, फिर रास्ते में सहरा भी था। बहुत मुश्किलों से जब ये थका मांदा लश्कर गुजरात की ताज़ा दम फौज से लड़ा तो वहाँ पर शिकस्त खा गया। लेकिन जो एक कैरेक्टर ट्रेट था ना शहाबुद्दीन गौरी का, इनकी पर्सनैलिटी महमूद गजनवी से मुख्तलिफ थी। महमूद गजनवी बहुत बड़े फातेह थे, अनडिफीटेड रहे। शहाबुद्दीन गौरी अनडिफीटेड बिल्कुल भी नहीं रहे, लेकिन इनके कैरेक्टर में ये चीज़ थी कि बंदा हिम्मत कभी नहीं हारता था, ऑलवेज केम बैक इन एन इम्प्रूव वे। तो उसके बाद जैसा कि हमने पहले अभी डिस्कस किया कि 1186 तक उनकी फतूहात का सिलसिला फिर जारी रहा। अब बठिंडा एज इन ईस्ट पंजाब, ये ईस्ट पंजाब में एक शहर है, इधर एक बहुत बड़ा किला था उस ज़माने में। और 1191 में बठिंडा के किले पर शहाबुद्दीन गौरी ने इसको फतह कर लिया और यहाँ तक इस्लामी सरहद को बढ़ा दिया। और अब उनकी सरहद और उनका कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान से भी होने लगा। और पृथ्वीराज चौहान हिंदुओं में मशहूर था एंड ही वॉज कंसिडर्ड नॉर्थ इंडिया में सबसे पावरफुल राजा समझा जाता था। और वो काफ़ी मकबूल इस वजह से भी था कि उसको ज़ाती तौर पर भी एक जरी और बहादुर सालार समझा जाता था। तो जब बठिंडा पर इन्होंने कब्ज़ा किया ना शहाबुद्दीन गौरी ने, तो उसके बाद पृथ्वीराज अपनी फ़ौज लेकर गौरी के मुकाबले में आ गया। और गौरी उस मुकम्मल तौर पर पृथ्वीराज की फ़ौज से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब गौरी को पता चला कि पृथ्वीराज बठिंडा की तरफ बड़ा चला आ रहा है
तो 1191 में गौरी ने कहा कोई नहीं, आई विल मीट हिम अप फ्रंट, मैं आगे जाकर ख़ुद मुकाबला करूँगा। और गौरी की फ़ौज में अच्छा, अब ये ना तवारीख़ में बड़ा इख्तलाफ है। जो पुराने मौरख़ थे जैसे कि मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता साहब हैं जिनकी तारीख़ फ़रिश्ता, अब वो लोग तवारीख़ तो यानी उनकी बड़ी अच्छी है, लेकिन वो ये चीज़ है कि काफ़ी इन्फ्लेट कर देते होते थे फिगर्स। जैसे कि मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता का जो ख्याल है वो ये है कि गौरी की फ़ौज इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख थी, और पृथ्वीराज की तकरीबन मेडिवल हिस्टोरियन जो बताते हैं 2 लाख फ़ौज बताते हैं। लेकिन जो मॉडर्न एस्टीमेट्स हैं वो ये है कि गौरी की फ़ौज तकरीबन 15,000 थी और पृथ्वीराज की तकरीबन 50,000 के करीब थी, और पृथ्वीराज की फ़ौज में बहुत सारे हाथी भी थे। तो जब जंग स्टार्ट हुई ना तो पृथ्वीराज ने फ़ौरन ही चार्ज कर दिया। ये राजपूत स्टाइल ऑफ वॉरफेयर था कि वो बिल्कुल क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट को पसंद करते थे, और उन्होंने फ़ौरन हल्ला बोल दिया हाथियों समेत, और पैनिक करके शहाबुद्दीन गौरी के दोनों विंग्स, दायां भी बायां भी, और उनके अमीर भाग खड़े हुए। अब शहाबुद्दीन गौरी ने देखा कि जंग तो हम हार रहे हैं, तो उसने कहा कोई नहीं, मैं जान की बाजी लगा दूंगा, आई विल फाइट टू द एंड। तो आखिरी दाना उसने ये फेंका कि अपना जो रिजर्व था वो भी थ्रो इन कर दिया, और ख़ुद भी फ्रंट लाइन पर आ गया सोल्जर्स का हौसला बढ़ाने और लड़ने लगा। और शहाबुद्दीन गौरी का ये हमला बड़ा ज़ोरदार था, और इसने हिंदुओं को कुछ पसपा होने पर मजबूर किया। लेकिन उसके बाद पृथ्वीराज का भाई खांडे राव दूसरी तरफ से मुकाबले में आ गया, और उसने अपनी फ़ौज का हौसला बढ़ाया, और इन दोनों का आमना सामना भी हो गया। खांडे राव हाथी पर था और शहाबुद्दीन गौरी घोड़े पर था। तो शहाबुद्दीन गौरी ने नेज़ा उसको मारा, जिसको खांडे राव ने अपनी ढाल से रोका, लेकिन इतने ज़ोर का वो वार था कि ढाल उसके मुंह में धंस गई और उसके कई दांत टूट गए। लेकिन खांडे राव ने जो वार किया ना, वो सीधा शहाबुद्दीन गौरी को नेज़ा लगा और वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। और उम्मीद यानी कि लगता ऐसे था कि वो शहीद या कैद कर लिए जाएंगे, लेकिन उनके ग़ुलाम ने उस वक्त अपनी जान पे खेल कर शहाबुद्दीन गौरी को अपने घोड़े पर डाला और लेकर निकल गया, और गौरी फ़ौज को पसबा होना पड़ा, और इस लड़ाई में पृथ्वीराज को एक बड़ी शानदार फतह हो गई। और आफ्टर दैट पृथ्वीराज ने बठिंडा का मुहासरा भी शुरू कर लिया, और गौरी सल्तनत की जो फ़ौज थी वो पसपा होकर वापस अपने इलाके में, गौर और गजनी के इलाके में वापस चली गई। डॉक्टर साहब, कुछ बातें और भी मशहूर हैं कि उसके बाद बड़ा एक डिमोरलाइज ये हो गए थे आपके शहाबुद्दीन गौरी, और ये जो पृथ्वीराज चौहान थे इनके बड़े डंके बजाए जा रहे थे। पहले भी आपको पता है कि सुना है किसी खातून को घोड़े पे बिठा के भगा के लेकर आ गए थे, वो भी एक स्टोरी है। तो दूसरी लड़ाई में क्या हुआ डॉक्टर साहब? हाँ, नहीं, डीमोरलाइज बिल्कुल भी नहीं हुआ शहाबुद्दीन गौरी। अच्छा। बल्कि शहाबुद्दीन गौरी ने बिल्कुल वो, जैसे एक बहुत मशहूर गाना भी है राइट साइड फ्रंट का कि स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस, उस गाने के लिरिक्स में एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद थी। वो कहता है कि व्हेन आई फॉल डाउन आई हैव टू पिक माई सेल्फ अप। ये चैंपियंस की निशानी होती है। दैट वाज व्हाट शहाबुद्दीन गौरी वाज एक्चुअली। कोई वजह है जो वो हिंद में इस्लामी इक़्तिदार के बानी ठहरे। तो उन्होंने अपने ऊपर हर किस्म का ऐश हराम करार दे दिया, बल्कि अपने महल पे भी नहीं गए, अपनी वाइफ से भी किनारा कशी इख्तियार की, और मुकम्मल वो कहते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं बिस्तर पर नहीं सोया 1 साल से, ना ही मैंने नए कपड़े पहने, पूरा साल जायदाना जिंदगी बसर, बड़े डिटरमिन्ड नजर आए, और सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान कि अब जंग होगी, अब जंग हमने लड़नी है। इट वाज ऑलवेज प्रिपेयरिंग, और पूरी फ़ौज इन्होंने तैयार की पूरे साल। और जो अमीर भाग खड़े हुए थे उनकी ह्यूमिलिएशन के लिए उनके गलों में तोबड़े लटकाए गए जो कि जानवरों के आगे लगाए जाते थे, और उनमें जो भरे कच्चे जो जानवरों को खिलाए जाते थे। और उन्हें कहा गया कि बाज़ार में वो चलें फिरें और उनको खाएं भी, और उनको खाना पड़ा, और उनको मुकम्मल तौर पर एक सज़ा दी गई उनकी बुज़दिली की। लेकिन उसके बाद गौरी ने उनको माफ़ करके दोबारा फ़ौज में शामिल कर लिया। अगले साल फिर वही लड़ाई। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि बठिंडा की फोर्ट्रेस ने पृथ्वी का बड़ा सख्त मुकाबला किया, और 13 महीने तक पृथ्वी के मुकाबले में वो खड़ी रही। 13 महीने बाद बाजार खराबी पृथ्वी के कब्ज़े में दोबारा वो फोर्ट्रेस आई थी कि गौरी दोबारा मैदान में आ गए, और दोबारा एक दफ़ा बठिंडा की फोर्ट्रेस गौरी ने वापस ले ली, और फिर वही मैदान, वही खिलाड़ी, वही शिकारी। एक तरफ पृथ्वीराज का लश्कर, एक तरफ गौरी का लश्कर। और पृथ्वीराज की जो तादाद लश्कर की बताई जाती है पुरानी हिस्ट्रीज़ में, वो तो 3 लाख के लगभग है, और ये बताया जाता है कि गौरी की फ़ौज की तादाद तारीख़ फ़रिश्ता में लिखा है 1,07,000 करीब थी। लेकिन मॉडर्न एस्टीमेट ये है कि गौरी की फ़ौज तकरीबन 52,000 थी, और पृथ्वी की फ़ौज तकरीबन 1 लाख के करीब थी, और 150 के करीब राजे महाराजे जो उसके एलाए थे वो भी इसमें शामिल थे, और 300 के करीब हाथी भी थे जिनको वो यूज़ कर सकता था एज अ क्रैक फोर्स। तो जब गौरी ने लेकिन स्ट्रेटजी, इस लड़ाई में बेहतरीन मिलिट्री स्ट्रेटजी इस्तेमाल की, और उन्होंने ये एक लड़ाई मास्टरपीस साबित हुई। राजपूतों ने भी बड़ी बहादुरी दिखाई, मुसलमानों ने भी बड़ी बहादुरी दिखाई, और बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ। सबसे पहले तो
एक लड़ाई से पहले साइकोलॉजिकल गेम्स भी हुई। पृथ्वी ने गौरी को ख़त लिखा और उस ख़त में उसने लिखा कि तुम इतनी दूर आए हो, अब हम तुम्हें वापस सलामती से जाने का मौका देते हैं, नहीं तो तुम सारे मारे जाओगे, कुछ डींगे वगैरह मारी। अच्छा, गौरी ने इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग दिया। गौरी ने बड़ा मस्कीन बन के अर्ज़ की, जी जी मैं तो खुद भी नहीं लड़ना चाहता हूँ, मेरा भाई बादशाह है, उसने मुझे हुक्म दिया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप हमें लाहौर और मुल्तान के इलाके हमारे पास रहने दें कमाल मेहरबानी से, और हम चले जाएंगे वापस। बस मुझे अपने भाई के आगे उज़र पेश करना था, तो कुछ दिन मैं इधर बस कारकर्दगी शो कराऊंगा, फिर चल जाऊँगा। राजपूत बड़े खुश हुए कि ये तो जी पहले ही डरा हुआ है, पिछले साल भी हार गया था और इसका तो कोई मूड ही नहीं है। लेकिन अचानक वन फाइन मॉर्निंग मुंह अंधेरे ही गौरी की फौज ने राजपूतों पर हमला कर दिया, जबकि उनमें से बेशतर सोए पड़े थे या कुछ स्नान वगैरह कर रहे थे, और सख्त नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद राजपूत फौज ने अपने आप को दोबारा ऑर्गेनाइज किया और मैदान जंग में आमना सामना हुआ। अब गौरी ने जो टैक्टिक्स यूज़ की ना, वो हिट एंड रन टैक्टिक्स थी। उसकी जो 52,000 फौज थी वो 5 डिवीजन्स में ऑर्गेनाइज थी, 10-10 हज़ार के 4 दस्ते और एक इलीट ट्रूप्स पर मुश्तमिल 12,000 का रिजर्व, जो कि गौरी ने डायरेक्ट अपनी कमान में रखा हुआ था। अब ये जो 10-10 हज़ार वाले 4 दस्ते थे, इन्होंने हिट एंड रन शुरू कर दिया। जाते और हॉर्स आर्चर्स, टर्किक बेसिकली मिलिट्री ट्रेडिशन में ये फौजें सारी तैयार हुई थी, तो हॉर्स आर्चर्स पर इनका बहुत ज़्यादा इन्हिसार था। तो घुड़सवार तीरंदाज तीर फायर करते, फिर वापस तीर फायर करते, फिर वापस हिट एंड रन कर करके उन्होंने पूरा दिन पृथ्वीराज की फौज को थका मारा और भारी नुकसान भी पहुंचाया। और गौरी का ख्याल था कि पृथ्वीराज इसके आगे कोलैप्स कर देगा, लेकिन राजपूत बिल्कुल भी कोलैप्स नहीं किए, बल्कि शाम तक सिचुएशन ये होगी कि तीर खत्म होना शुरू हो गए गौरी की फौज के पास, और राजपूत फौज कोलैप्स नहीं कर रही। तो अब सिचुएशन गौरी के लिए नाजुक होती जा रही थी, और उसे पता था कि पिछले साल की तरह इस दफ़ा राजपूतों का चार्ज अगर फुल फ्लैज उसको फेस करना पड़ गया, एक यूनिफाइड चार्ज, तो उसको दोबारा शिकस्त हो सकती है। तो उसने अब नई स्ट्रेटजी अपनाई, उसने दाएं और बाएं विंग्स पर अटैक कर दिया 2-2 डिवीजन से, 20,000 फौज एक तरफ, 20,000 फौज एक तरफ, सेंटर की बजाय। अब पृथ्वीराज ने देखा कि गौरी ने जोरदार हमला कर दिया और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट शुरू हो गई, जिसमें राजपूत जिसके माहिर समझे जाते थे। तो गौरी की फौजों को मुश्किलात का सामना हो रहा था दोनों विंग्स पर, और पृथ्वीराज समझा कि यह मौका अच्छा है। उसने सेंटर से भी कुछ फौज दोनों विंग्स की तरफ भेजी, सेंटर को वीक करके के क्रश कर दिया जाए गौरी के दोनों विंग्स को। लेकिन गौरी वॉज अ मास्टर टैक्टिशियन, उसने फेंड रिट्रीट की टैक्टिक यूज़ की। आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हटते गए कि सेंटर से विंग्स का फासला बढ़ जाए। जब फासला गौरी ने देखा कि मौका अच्छा है, पृथ्वीराज अपने सेंटर के कई ट्रूप्स विंग्स पर कमिट कर चुका है और विंग्स आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे थे, प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहे थे, कोलैप्स नहीं कर रहे थे। एंड इस मौके पर उसने अपना वो 12,000 का स्ट्रेटेजिक रिजर्व कमिट किया और एक लाइटनिंग स्ट्राइक में पृथ्वीराज के सेंटर को तबाह बर्बाद कर दिया आनन फानन। और सेंटर को क्रश करने के बाद घूम कर पृथ्वीराज के दोनों फ्लैंक्स के पीछे से अटैक कर दिया। अब सामने भी गौरी के फौजी, पीछे भी वो, तो राजपूत चक्की के दोनों पार्टों में पिस के और उनकी आर्मी बहुत बुरे तरीके से तबाह बर्बाद हो गई। मुसलमानों की भी सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज हुई, बहुत सख्त लड़ाई थी, लेकिन आखिरकार फैसला गौरी के हाथ रहा। प्रेपरेशन जीत गई, नंबर्स हार गए और डिसिप्लिन फौज जीत गई। और उसके बाद पृथ्वीराज ने मैदान जंग से फरार होने की कोशिश की, लेकिन वो गिरफ्तार हुआ और उसको गौरी के हुक्म से एक्सिक्यूट कर दिया गया। और इस तरह ये लड़ाई गौरी ने, जो कि एक बहुत ज़्यादा मैक्रो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की लड़ाई थी और एक यानी कि मेडिवल एरा के टैक्टिकल मार्वल इसको कहा जा सकता है, इट वॉज अ मार्वल, जो गौरी ने एक कारनामा किया और बेहतरीन जर्नल होने का सबूत भी दिया। डॉक्टर साहब, कुछ आपको पता है हमारे आफ्टर मैथ तो कुछ ऐसी बातें मशहूर हो जाती हैं, कुछ इफेक्ट्स भी आते हैं लोगों को। हमने सुना जी पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बाद में कहीं जख्मी कर दिया, मार दिया। कुछ ड्रामे भी मैंने मीडिया के ऊपर देखे, इंडियन मीडिया पे देखे। इंडियंस बल्कि मूवी बना रहे ना, उसमें वो दिखाएंगे। ये ना एक ओरल ट्रेडिशन था जो कि 16th सेंचुरी में लिखा गया, पृथ्वीराज रासो के नाम से, हिंदुओं में बहुत मकबूल है। इसमें अजीबो गरीब देवमालाई कहानियाँ हैं। इसमें यह कहानी भी है कि जी कनूज के राजा की लड़की संजोगता थी और कनूज के राजा के साथ पृथ्वीराज की राइवलरी थी, तो लेकिन संजोगता को पृथ्वीराज से गायबाना प्यार हो गया और पृथ्वीराज उसको भगा कर ले गया। जिसके बाद कनूज के राजा जो है वो पृथ्वीराज का जानी दुश्मन हो गया और उसने गौरी की मदद भी की। लेकिन अच्छा, एक हिंदुओं की मिसोजिनिस्टिक टेंडेंसीज ये बड़ी ज़बरदस्त है कि सारा इल्ज़ाम किसी ना किसी तरह औरत पर डालते हैं। हारा बेशक पृथ्वी, लेकिन किसी तरह औरत का इल्ज़ाम डालना है। तो उन्होंने कहा जी पहली लड़ाई जीतने के बाद पृथ्वीराज संजोगता की जुल्फ का ऐसा असीर हुआ
कि उसने बिल्कुल निगलेक्ट कर दी सारी प्लानिंग और सब कुछ, और ऐशो इशरत में पड़ गया और अगले साल शिकस्त खा गया। और उसके बाद लिखा है कि जी शिकस्त खाने के बाद गौरी ने उसको गिरफ्तार करके अंधा करा दिया और अपने दरबार में ले गया ह्यूमिलिएट करने। लेकिन पृथ्वीराज आवाज़ पर निशाना लगाने का माहिर था और उसको एक दिन मौका मिला और गौरी के अपने दरबार में उसने तीर के ज़रिए गौरी को हलाक कर दिया। ये सारी बातें यानी कि इन पर हंसा ही जा सकता है। ये वो दास्तानें, जैसे वो अमीर हमज़ा वाली दास्तान है बच्चों को पढ़ाई जाती है, जिसमें अमीर हमज़ा और उमरो यार वाली, ये वो वाली कहानी है। इसका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक ना समझे। जो रियल हिस्ट्री है वो ये है कि पृथ्वीराज वॉज एक्सिक्यूटेड इन 1192, लेकिन उसकी जगह उसके बेटे को ही एज अ सबऑर्डिनेट वासल हुक्मरान गौरी ने बरकरार रखा, जिसका नाम राजा कोला था। लेकिन फिर पृथ्वीराज के एक रिश्तेदार भीमराज ने राजा कोला को हराकर दोबारा अजमेर पर कब्जा किया। तो फिर पृथ्वी का जो लेफ्टिनेंट था इंडिया में, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने भीमराज को शिकस्त देकर उसके बाद अजमेर और दिल्ली पर मुसलमानों की प्रॉपर डायरेक्ट हुकूमत का आगाज़ कर दिया। और ये वो लड़ाई थी जिसके बाद दिल्ली पर भी मुसलमानों का कब्जा हुआ और पूरे सेंट्रल एशिया में मुसलमान फैल गए। 1194 में कनूज के हुक्मरान जय चंद को भी गौरी ने शिकस्त दी। और 13वीं सदी के आगाज़ में गौरी का एक जर्नैल बख्तियार खिलजी बंगाल तक फतह करने में कामयाब हो गया। वो एक और लेजेंडरी दास्तान है जो हम फिर इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे कि 18 बंदों से बंगाल को फतह किया बख्तियार खिलजी ने। और इस पे एपिसोड बनता है डॉक्टर साहब, जबरदस्त इस पर भी इंशाल्लाह करेंगे। और गौरी का इंतकाल 1206 में वो शहीद हुए। खोखरों के हाथों उनको असैसिनेट किया गया जब वो एक मुहिम के बाद वापस जा रहे थे अफगानिस्तान की तरफ, तो उनको वहाँ पर असैसिनेट किया गया। और उनका जो मज़ार है वो पाकिस्तान के माया नाज साइंसदान अब्दुल कदीर खान साहब ने कंस्ट्रक्ट करवाया एंड इट इज़ इन पाकिस्तान नियर जेलम। तो बेसिकली हिस्ट्री तो ये थी। और आफ्टर मार्च की अगर हम बात करें ना, मैक्रो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इस लड़ाई की आप देखें, 1192 के बाद 1857 तक दिल्ली के तख्त पर हमेशा को मुसलमान हुक्मरान रहा है। उससे पहले कभी नहीं था, उसके बाद हमेशा रहा है। गजनवी के दौर में, महमूद गजनवी के दौर में मौजूदा पाकिस्तान तक के इलाकों पर मुसलमान इक़्तिदार था। लेकिन शहाबुद्दीन गौरी ने मुसलमान इक़्तिदार को पूरे बरेसगीर पाक व हिंद में फैला दिया। और इस लिहाज से ये महमूद गजनवी से भी बड़े फातेह ठहरे। और इस में पाकिस्तान के लिए भी सबक है। प्रेपरेशन विंस। अभी भी आप पाकिस्तान इंडिया की फ़ौजों की रेशो देखें ना, तो वही रेशो नज़र आती है जो तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी और पृथ्वी के दरमियान थी। नंबर्स वाइज हम उनसे आधे से भी थोड़े से कम होते हैं, लेकिन प्रेपरेशन, डिसिप्लिन और बेहतरीन डेडिकेशन। उसने कहा मैं कोई ऐश मुझ पर हराम है जब तक मैं जहाद में फतह नहीं हासिल कर लेता। मतलब दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी एम्यूलेटेड। अगर आपको अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है तो गौरी वाला स्पिरिट पैदा करना होगा पाकिस्तान को अपने अंदर। सही, शुक्रिया डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज के इस एपिसोड में आपने पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी की लड़ाई के वाक़यात सुने। हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। थैंक यू।